नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले दोस्तों पर्यावरण अध्ययन के एक प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे हर बार की तरह, और 30 के 30 ही दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं आने वाले सीटेट और इंटेट एग्जामों के लिए जो 2020 में आने वाली है। तो बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत में हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पर्यावरण अध्ययन का पहला प्रश्न है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे ऐप से टेट सक्सेस को डाउनलोड नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ऐप से को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपनी रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्यों होती है, इसके पीछे का कारण क्या है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं, या फिर अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, यहाँ देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है और जिससे उसकी जो सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। इसमें क्या होता है, अमाशय में बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये क्या करते हैं कि भोजन पचाने की दर को तेज कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिसके कारण अमाशय का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है तथा एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ इस तरह के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। 4 विकल्पों में आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प है या फिर वह कौन सा कथन है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। सबसे पहले उद्देश्य कौन सा है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। पर्यावरण किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। अपने आसपास के परिवेश के बारे में जानना ही पर्यावरण होता है। और इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक, उत्सुक एवं संवेदनशील बनाना है। जीवन में इससे सरोकार रखने वाले मूल्यों के बारे में जानना तथा बच्चों को पर्यावरण से संबंधित व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक एवं मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होता है, ये पर्यावरण का उद्देश्य होता है। पर यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन बढ़ाने का उद्देश्य नहीं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चे में मोटापे का कारण बनेगी। यहाँ पर 4 विकल्पों में से आपको बताना है वो कौन सी स्थितियां हैं जो बच्चे में मोटापे का कारण बनेगी। सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना ये कोई कारण नहीं होता है। कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाना ये भी कोई कारण नहीं है। साबुत अनाज के बिस्किट और नमकीन खाना ये भी कुछ ज़्यादा मोटापे का कारण नहीं होता है। और 4th विकल्प है किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोजाना सोफे पर बैठना, ये कारण हो सकता है बच्चे में मोटापे का। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। और भी कई कारण होते हैं दोस्तों, जैसे कि ज़्यादा खाना, अपर्याप्त व्यायाम, हार्मोन्स असंतुलन, लगातार एक ही स्थान पर बैठे रहना लेकिन कोई शारीरिक गतिविधि न करना आदि, ये सभी मोटापे के कारण होते हैं। तो यहाँ पर जो 4 विकल्पों में से हमारा राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में या फिर टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का उद्देश्य यहाँ होता है कि बच्चों को यह वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही इससे बालकों में अवलोकन की कुशलता का विकास होता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में क्यों पकाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है मिट्टी के घड़े में जो आग लगाई जाती है, जो उसको पकाया जाता है, वो किस कारण पकाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। उन्हें कच्चा करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए, छिद्रों की जांच करने के लिए या फिर उन्हें सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा
कि मिट्टी के घड़ों को आग में इसलिए पकाया जाता है ताकि वह मजबूत एवं पक्का हो सके। घड़ा मुख्यतः जल, अनाज एवं अन्य वस्तुओं को संरक्षित करने हेतु उपयोग में लाया जाता है और ये भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। उन्हें पक्का करने के लिए आग में तपाया जाता है या फिर पकाया जाता है घड़ों को मिट्टी के। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है जो रंगोली से प्रवेश द्वार है वो कब सजाया जाता है। सभी मांगलिक कार्यों पर, सभी विशेष आयोजनों पर, सभी त्योहारों पर या फिर सभी खुशी के अवसरों पर। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो रंगोली से प्रवेश द्वार सजाया जाता है वो सभी मांगलिक कार्यों पर सजाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। आप सभी को पता ही है कि भारतीय संस्कृति की जो परंपरा रही है वो शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार को रंगोली से सजाया जाता रहा है। यहाँ धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आस्था का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ घर से बुरी आत्माओं एवं दोषों को दूर रखती है रंगोली बनाने से। तो यहाँ पर जो रंगोली का रंग है दोस्तों वो घर में खुशहाली एवं सुख समृद्धि लाता है। अतः प्रत्येक मांगलिक कार्य पर रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है। यहाँ पर आपको बताना है पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के किस सिद्धांत पर माना जाता है। व्यवहार सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत या फिर संरचनात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गेस्टाल्ट सिद्धांत। जो पाठ योजना में आविर्भाव मनोविज्ञान के गेस्टाल्ट सिद्धांत पर माना जाता है। याद रखिएगा गेस्टाल्ट सिद्धांत के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए जो गेस्टाल्ट है ये एक जर्मनी शब्द है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत पाठ योजना को लाया गया है। कोहलर, वर्दिमल तथा लेविन प्रसिद्ध गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और इन मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के द्वारा सीखने पर बल दिया है। याद रखिएगा इन मनोवैज्ञानिकों ने अंतर्दृष्टि या सूझबूझ के द्वारा सीखने पर बल दिया है। तो इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। कई बार दोस्तों प्रश्न में पूछा जाता है जो गेस्टाल्ट है वो कौन सा शब्द है, तो ये एक जर्मन शब्द है। ये आपको याद में रखना है जिसका अर्थ होता है एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है। पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में 4 विकल्पों में से वो कौन सा कार्य है जो नहीं किया जाता। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है या फिर मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो जो कार्य सतत मूल्यांकन में नहीं किया जाता दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थियों के, तो वो है इसमें परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। यह कार्य नहीं किया जाता सतत मूल्यांकन में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए ये आरेख दिया है, इसमें नीचे दिए गए वेन आरेख में अक्षर ए प्रदर्शित करता है। यहाँ पर अक्षर ए क्या प्रदर्शित करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है व्हेल, शार्क, कुत्ता या फिर मगरमच्छ। स्थल में रहने वाले जीव, पानी में रहने वाले जीव, वायु में रहने वाले जीव। तो यहाँ पर जो ए प्रदर्शित कर रहा है वो स्थल में रहने वाले जीव को और पानी में रहने वाले जीव को प्रदर्शित कर रहा है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वो कौन सा जीव है जो स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो साधारण सा प्रश्न है। यहाँ पर मगरमच्छ हमारा राइट आंसर होगा। जो मगरमच्छ होता है दोस्तों ये पानी में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, ये दोनों जगह रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। देखिए मगरमच्छ के बारे में आपको बता देता हूँ। मगरमच्छ एक उभयचर जीव है। याद रखिएगा जो मगरमच्छ होता है वो एक उभयचर जीव होता है जो जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है और यहाँ क्रोकोडिलिया समूह का सदस्य होता है। याद रखिएगा जो मगरमच्छ होता है ये क्रोकोडिलिया समूह का सदस्य होता है जो मांसाहारी प्रवृत्ति का होता है और यहाँ भारत की नदियों, दलदलों, झीलों आदि स्थानों में पाया जाता है। यदि इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो याद रखिएगा क्रोकोडिलस पोरोसस। याद रखिएगा इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है मगरमच्छ का वो क्रोकोडिलस पोरोसस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। स्थल में रहने वाला जीव और पानी में रहने वाला जीव कौन सा रहता है, मगरमच्छ रहता है। यहाँ पर 4th वाला विकल्प हमारा सही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है। क्या आता है दोस्तों? पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद प्रारंभिक व्यवहार, प्रस्तावना, अनुदेशनात्मक सामग्री या फिर प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है वो अनुदेशनात्मक सामग्री आता है। इसके अंतर्गत छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली अध्यापन प्रणाली को अपनाया जाता है अनुदेशनात्मक सामग्री के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको इन चारों विकल्पों में से गलत जोड़े की पहचान करना है आवास और जानवर के। मधुकोष आवास शहद की मक्खी का होता है, बिल्कुल सही है। जो मधुकोष आवास होता है वो शहद की मक्खी का होता है। जमीन में बिल खरगोश बनाता है, बिल्कुल सही है। सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला बुलबुल द्वारा बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा गया है गलत जोड़ा, तो यहाँ पर जो गलत जोड़ा होगा वो हमारा दूसरा वाला रहेगा। बाबी आवास भोरे का नहीं होता है, याद रखिएगा। जो बाबी आवास होता है ये भोरे का नहीं होता है आवास, ये दीमक का होता है। बाबी दीमक का आवास होता है। ये दीमक द्वारा लकड़ी के बुरादे या रेत के कणों से बनाए गए टीले होते हैं बाबी आवास। तो याद रखिएगा ये दीमक का आवास होता है, ना कि भोरे का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है या फिर ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोपी तकनीक पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर या फिर ध्रुवण पर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जो एंडोस्कोपी तकनीक है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है या फिर ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी दोस्तों ये एक ऐसा चिकित्सक उपकरण है जिसके माध्यम से शरीर के आंतरिक भागों को देखा जाता है और यहाँ सीधे शरीर के अंगों में डाला जाता है और यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न में पूछा गया है शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का कौन सा कार्य नहीं है? शैक्षिक उन्नयन की जानकारी प्राप्त करना, छात्रों को पतन की ओर ले जाना, पाठ्यक्रम में संशोधन करना या फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में संशोधन करना। चार विकल्पों को देखकर यहाँ पर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कौन सा सही आंसर होगा। जो शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का कार्य नहीं है वो छात्र को पतन की ओर ले जाना नहीं है शिक्षार्थियों के मूल्यांकन का। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में शिक्षार्थियों को निम्न चार कारण बताता है। यहाँ पर चार कारण बताता है एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में। वो कौन कौन से चार कारण हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों को बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हुई या फिर कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। शिक्षक द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण कौन सा है? यहाँ पर आपको सही कारण बताना है चार विकल्पों में से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा पक्षियों के वास स्थान की बड़े पैमाने पर कटौती हुई है और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। दोनों ही शिक्षक द्वारा दिए गए कारणों में से सही कारण है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। और भी कारण है दोस्तों पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में, अनियंत्रित शहरीकरण, कृषि में रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, मच्छर भगाने वाली दवाओं का उपयोग, मोबाइल टावर से उत्पन्न विकिरण से पक्षियों की संख्या में गिरावट हुई है तथा तीव्र औद्योगिकरण के कारण पक्षियों के वास स्थानों में व्यापक पैमाने पर कटौती हुई है। तो ये सभी कारण भी है पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालय में यदि बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली है तो आप बच्चों को भाषण के लिए वहाँ कहाँ से सामग्री ले इसका मार्गदर्शन करेंगे, भाषण का अभ्यास कराएंगे, भाषण लिखने की विधि बताएंगे या फिर भाषण लिख कर देंगे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा यदि किसी विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होना है तो शिक्षक को संबंधित दिए गए वाद विवाद टॉपिक के संदर्भ में यहाँ बताना है कि सामग्री का चयन कैसे करें। इसके लिए शिक्षकों को छात्र का मार्गदर्शन करना आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
शिक्षक एक शिक्षार्थी से कहता है कि वह भारत के 4 ऐसे राज्यों के नाम लिखे जहां पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर हैं। शिक्षार्थी निम्न 4 राज्यों के नाम लिखता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। ये 4 राज्य हैं, इसमें से आपको बताना है कि शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए राज्यों में से सही कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ये 3 ऐसे राज्य हैं जिस पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल वाले ये 3 राज्य हैं। यहाँ पर असम राज्य में जो वनों का क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो 75% से कम है। तो यहाँ पर देखिए, यदि आप 4 विकल्प देखेंगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों विकल्पों के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। तो या तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, या फिर पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर होगा। ये चारों विकल्प यहाँ पर गलत रहेंगे। तो या तो आप तीनों विकल्पों को सही सकते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर मान सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश का यदि हम वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 80% है। मणिपुर की बात करें तो ये 77% लगभग है। नागालैंड की बात करें तो ये 78% लगभग है। और असम की बात करें तो यहाँ पर 34 या फिर 35% वन क्षेत्रफल का है। तो यहाँ पर 75% से अधिक पूछा गया था। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य हैं जो वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्पों में से कोई भी विकल्प मेल नहीं खाता है। तो या तो फिर इनमें से कोई नहीं आप आंसर मान सकते हैं, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा आंसर यहाँ पर मान सकते हैं। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा, देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है। यहाँ पर 4 विकल्पों में से कौन सा तरीका अधिक सही है, इसके बारे में आपको बताना है। फ्लाई ओवर बनाना, यातायात संबंधित नए नियम बनाना, राजमार्गों को चौड़ा करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तरीका अधिक सही है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण होने वाले भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए सरकार को जो निम्नलिखित कार्य करना चाहिए वो यह है कि फ्लाई ओवर का निर्माण करना चाहिए, यातायात संबंधित कड़े नियम बनाना चाहिए, तथा राजमार्गों का चौड़ीकरण तथा यातायात के नियमों का पालन के लिए जन जागरूकता फैलाना चाहिए सरकार को। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वहाँ पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है, वहाँ पेड़ कौन सा है। बरगद का पेड़ है, रेगिस्तानी बलूत है, खजूर है, या फिर नीम का पेड़ है। सरल सा प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा कि वहाँ पेड़ कौन सा है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है। तो वहाँ पेड़ बरगद का पेड़ है। याद रखिएगा, बरगद का पेड़ होता है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती है। और यहाँ जड़ जो बरगद का पेड़ है इसको सहारा प्रदान करती है, और इस जड़ को अवस्तंभ जड़ भी कहते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिनों के लिए कौन सा कथन सत्य। यहाँ पर आपको बताना है जो विटामिन से होते हैं इनके लिए कौन सा कथन सत्य होगा। वे शरीर का विकास करने वाले भोजन हैं, शरीर को इनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है, वे पूरे दिन काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, या फिर वे हमारी उपापचय की दर को बढ़ाते हैं जिससे वजन कम होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, विटामिनों के लिए सही कथन यहाँ पर यह होगा कि शरीर को इनकी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, मानव शरीर को विटामिनों की कम मात्रा में ज़रूरत होती है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, विटामिन्स और खनिजों को सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है। याद रखिएगा, जो विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं इनको सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि वे हमें बीमारियों से बचाते हैं। और मैं एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ, जो विटामिन होते हैं और खनिज होते हैं ये शरीर का निर्माण करने वाले भोजन नहीं होते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों ही शरीर का निर्माण करने वाले भोजन नहीं होते हैं। साथ ही साथ यदि शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो ये अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं, या फिर अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है यदि हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो ये आपको याद में रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उस भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ हो सकता है, कौन सा हो सकता है। मटर, बादाम, उबले हुए चावल, या फिर मूंगफली। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, या फिर दिया गया भोजन पदार्थ हो सकता है उबला हुआ चावल या फिर उबले हुए चावल। याद रखिएगा, किसके कारण होता है ये, यदि भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो जाता है, ये किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, ये स्टार्च की भरपूर मात्रा के कारण होता है। स्टार्च की भरपूर मात्रा वाले भोजन जैसे कि आलू, चावल आदि, इन पर यदि हम आयोडीन डालते हैं तो इनका जो रंग होता है वो नीला काला हो जाता है। याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है,
समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? यहाँ पर आपको बताना है किस गैस का प्रयोग करते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव सांस के लिए जल से प्राप्त हाइड्रोजन, जल में घुलित ऑक्सीजन, पौधों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा जल में घुलित ऑक्सीजन। समुद्र में रहने वाले जीव जो सांस के लिए गैस प्रयोग में करते हैं वो जल में घुलित ऑक्सीजन गैस होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्यों होती दोस्तों बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता? बच्चों में कैल्शियम नहीं पाया जाता इसलिए, बच्चे कैल्शियम युक्त पदार्थों को आसानी से पचा नहीं सकते इसलिए, बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती इसलिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बच्चों की निरंतर वृद्धि होती रहती है इसलिए बच्चों में वयस्कों की अपेक्षा अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य, यहाँ पर क्या है दोस्तों? जोड़ने का उद्देश्य और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझाना, अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, या फिर अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो जोड़ने का उद्देश्य है वो यह है कि अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, यातायात भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? वहाँ कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वहाँ गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। याद रखिएगा, यातायात भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात है दोस्तों कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये अत्यंत हानिकारक गैस है। यह गैस उच्च सांद्रता में बहुत घातक होती है क्योंकि यह शरीर के चारों ओर ऑक्सीजन का परिवहन रोक देती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखिएगा यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं वहाँ कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं? यहाँ पर आपको बताना है जो घरेलू पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि घरेलू पशु भोजन निगलने के बाद उसे पचाने के लिए जो जुगाली करते हैं वहाँ कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा घरेलू पशु भोजन निगलने के बाद उसे पचाने के लिए जुगाली करते हैं जिसमें से जो प्रदूषक गैस छोड़ते हैं वो होती है मीथेन। याद रखिएगा वो कौन सी गैस होती है या फिर वहाँ कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं, तो वो मीथेन प्रदूषक गैस छोड़ते हैं घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो सेकंड वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो अभी मैंने आपको बताया था ये हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हिंताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों को पढ़े। यहाँ पर आपको इन चारों कथनों को पढ़ना है, उसके बाद आपको कोट में आंसर देना है। अधिगम का मापन, बालक की उन्नति पर विचार, अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना और एक व्यापक मूल्यांकन। इन चारों विकल्पों के माध्यम से आपको बताना है कि निम्न कथनों में से वो कौन सा कथन है जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में सही। यहाँ पर आपको संकल्पनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में, इसके बारे में आपको इन चारों विकल्पों के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अधिगम का मापन, बालक की उन्नति पर विचार और एक व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा यहाँ पर हमारे सही विकल्प रहेंगे संकल्पनात्मक मूल्यांकन के संदर्भ में। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? यहाँ पर आपको बताना है क्या नहीं करना चाहिए एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को। अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक स्तर को निर्धारित करना, अधिगमकर्ता को
पर्यावरण के महत्व का ज्ञान कराना, अधिगमकर्ताओं को पिछले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सृजित करने के योग्य बनाना, या फिर अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। तो यहाँ पर जो एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को नहीं करना चाहिए वो यह नहीं करना चाहिए कि अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल को प्रदान करना। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 4th वाला रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है जो विद्यार्थी होते हैं उनको किनके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके, कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहकर, या फिर विश्व के जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े बताकर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर या फिर इसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो पहला वाला रहेगा। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न है, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है, वहाँ वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र है। समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल है, या फिर आयन मंडल है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा वायुमंडल का वह क्षेत्र क्षोभ मंडल है। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल वायुमंडल का वह क्षेत्र है जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला रहेगा। तो क्षोभ मंडल है दोस्तों, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है। याद रखिएगा, पूछा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो है क्षोभ मंडल। और इस मंडल को सहवहन मंडल भी कहते हैं। याद रखिएगा, क्षोभ मंडल है इसे सहवहन भी मंडल कहते हैं, क्योंकि सहवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो 2nd वाला रहेगा। और यहीं पर हमारे जो पर्यावरण अध्ययन के 30 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे ऐप्स टेट सक्सेस को आपने डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने रेटिंग दे दीजिएगा और अपना सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि वहाँ ऐप्स आपको कैसा लगा। तो जल्दी दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।